अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ माहम अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम में हमने चेयर बनाना सीखी थी। अब उसके आगे हम इस प्रोग्राम में ये स्टूल बनाना सीखेंगे। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमारे पास रेफ़रेंस था, इस प्रोग्राम में भी हमने रेफ़रेंस साथ रखा है। हमने पहले प्रोग्राम्स में ये सीखा है कि शेप बनाने से, जैसा रेक्टेंगल, ट्रायंगल वगैरह, इन शेप्स के बाद हम उसको एक ऑब्जेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो इसी तरह आज भी हम पहले शेप बनाएंगे, उसके बाद उससे आगे स्टूल को बनाएंगे। ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल लेंगे। इसके ऊपर दो शेप्स बन रही हैं। एक तो ये रेक्टेंगल शेप आएगी, दूसरी ये हमारे पास ट्रायंगल शेप है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हमने अपनी ड्राइंग बनानी है। ये सिंपल एक ट्रायंगल शेप नहीं है, ये पूरा पिरामिड बन रहा है। हमने शुरू के प्रोग्राम्स में पिरामिड भी बनाया था, तो उसी की शेप को ज़हन में रखते हुए ये देखें, ऐसे ये पूरा एक पिरामिड शेप बन रही है। तो हम अब अपने इस पेपर पे पहले पिरामिड शेप को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर स्टूल को बनाएंगे। जैसे ये पूरी एक पिरामिड शेप आ गई है। अब इसकी सीट से स्टार्ट करते हैं। इतने एरिया में हमारे पास इसकी सीट आएगी। जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ पिछले प्रोग्राम्स में कि जो चीज़ गोल होती है उसके लिए ये लाइन सीधी नहीं लगती कभी भी। उसके लिए हमें ज़रा सा ऑब्जेक्ट को नीचे गुलाई में लाना पड़ता है। ये भी बस रफ सा स्केच बनाएंगे, उसके बाद इसको नीट करते हैं। ये हमारे पास इसकी सीट बन गई। अब ये जो हमने लाइंस लगाई थी पिरामिड की, उसके हिसाब से अब हम इसकी चेयर की टांगे बनाएंगे। ये एक टांग का रफ सा स्केच बन गया। अब ये दूसरी बिल्कुल इसके सामने आ रही है, मतलब इस कॉर्नर में आके ये एंड होगी। जैसे इसकी शेप ऐसे है, इसी तरह इस टूल की टांग की भी शेप ऐसे ही बनेगी। ये बन गया। अब इसकी ये तीसरी, ये हमारे पास ये शेप बन रही है, तो हमने इधर भी इसी शेप को बनाना है। ये इधर आएगा, जिस तरह इसके ये देखेंगे इतने फासले पे ये बन रहा है, इसी तरह इधर बनेगा। ये इसी तरह सा नीचे है, इसी तरह हम इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। ऐसे, और यहाँ पे ये पीछे वाली सबसे, जितनी चीज़ पीछे जाएगी उतनी वो छोटी होती जाती है। तो ये बाकी की लेंथ की निस्बत ये छोटी है, क्योंकि ये सबसे पीछे वाली इसकी टांग है। तो इसको अब यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारे पास रफ सा स्केच बन गया। अब इसको नीट कर लेते हैं। पहले ये लाइंस लगा लें। जितना ये टेढ़ा उतना ही ये टेढ़ा, जितना ये टेढ़ा बनेगा उतनी ही इसके पीछे वाली लाइन टेढ़ी जाएगी। इसके ऊपर ये, और ये हमारे पास रफ स्केच तैयार हो गया। अब इसको नीट कर लेते हैं। नीट करने के लिए ये HB की पेंसिल मैंने ली है। अब नीटनेस के लिए ये होता है कि हम साथ साथ जो भी थोड़ी गलतियाँ हुई होती हैं उसको साथ साथ ठीक कर लेते हैं। जिस तरह अब इसकी शेप बनाने के बाद अब मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से, नीटनेस के टाइम में हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। पहले इस सारे को थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। जैसा मैंने
पहले प्रोग्राम्स में ज़िक्र किया था कि नीचे से एक पेपर अगर हम अपना इस तरह रख लें, तो जब हम शेडिंग कर रहे होते हैं तो ये जो हाथ पे पेंसिल का लगता है, तो इससे आपकी आगे की ड्राइंग ख़राब नहीं होती, वरना ये सारा एरिया आपका ब्लैक हो जाता। तो ये पेपर रख लिया आप, अब इसको नीट कर लेते हैं। नीटनेस के वक्त देखें कि मैंने ये नीचे लाइन लगाई थी पहले, इसको मैंने ऊपर किया है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ये नीटनेस के टाइम पे ठीक होती हैं, पहले हम उसका रफ स्केच ही बनाते हैं। ये इसकी सीट बन गई। अब ये वाला गैप और इस वाले गैप को हम चेक करेंगे, क्योंकि ये बराबर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ऐसे। अब इसकी टांगों की तरफ आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि पेंसिल का सिक्का जितना शार्प होगा उतना ही बेहतर काम हो सकता है। अब मैं ये आपके सामने करके दिखाती हूँ कि इससे फ़र्क क्या आता है। और ये भी मैंने बताया था कि कटर से पेंसिल शार्प की हुई सबसे ज़्यादा सही ड्राइंग करती है। अब आप ये फ़र्क देखें कि काम में नीटनेस आएगी इससे। अब इसी तरह बाकी की इसकी टांगें बना लेते हैं। क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा उस तरफ लेके गए थे, तो इसका मतलब है इसकी टांग को भी हम थोड़ा सा इधर को कर देंगे, क्योंकि इसका गैप उतना ही रहना है। ये यहाँ तक आ रहा था। इसको अब सेट कर लें तो ये इसकी शेप बनेगी ये। वो हमारे पास टूल की शेप जो बेस है वो तैयार है। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको रेस कर देते हैं। बाकी की नीटनेस ये देखें रेस करने से आ रही है। अब स्टूल की जो ये लाइंस लगाई थी इसको देख लेते हैं कि ये जो लाइन है जो यहाँ पे मैंने पहले ड्रॉ की थी, अब ये क्योंकि टेबल के अंदर वाले हिस्से की तरफ है तो ये जो लकड़ी का एरिया है ये बाहर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच वाली लाइन है ये यहाँ पे आएगी और यहाँ पे इसके बाहर नहीं नज़र आएगी, क्योंकि ये एरिया बाहर का है। तो इसके अंदर को ही हम इसको एंड कर देंगे। तो ये सिंपल ये ऐसे बन जाएगी। अब जितना मैंने पहले भी जिक्र किया कि जितना ये टेढ़ा है उतना ही हम इसको टेढ़ा रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये गैप और ये गैप ज़्यादा हो जाएगा, मतलब फ़र्क आ रहा है, ये छोटा है ये ज़्यादा है। और जब आप एक किसी स्टूल चेयर की तरफ देखें तो ये तो साइड्स बराबर होती हैं। जिस तरह एक एग्जांपल है कि मैं ये एक बॉक्स बना रही हूँ। अब स्क्वायर की शेप में ये होता है कि ये साइड और ये साइड बराबर होती है, ये साइड बराबर होती है। जिस तरह अगर रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, तो इस तरह ये साइड्स बराबर होती हैं। तो जब बीच में इस तरह से लेवल्स बनाए हों किसी स्टूल के या चेयर के, तो ये बराबर एरिया पूरा स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा होता है। तो उसका मतलब है कि ये साइड्स बराबर हैं। वो साइड्स बराबर दिखाने के लिए हमें ये लाइन टेढ़ी करनी पड़ेगी उतनी ही जितनी ये टेढ़ी है।
जिस तरह पहले उसमें किया था कि यहाँ पे नहीं आ रहा, इसी तरह इसमें होगा कि यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पे एंड होगा। फिर जितना ये टेढ़ा है उतना ही टेढ़ा ही होगा और ये यहाँ पे बनेगा। वही रूल जो वहाँ पे था कि यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर अब ये सामने वाली लाइंस आ गई हैं, इसका भी वही रूल कि ये बाहर की साइड है, यहाँ पे नहीं नज़र आएगा, ये अंदर की साइड है, यहाँ नज़र आएगा। तो ये यहाँ से शुरू होके ये यहाँ पे एंड होगा। और इसके बैक साइड वाला हम यहाँ पे बनाएंगे। अब इसकी भी जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको रेस कर देते हैं, जैसे ये। अब इसकी शेडिंग कर लेते हैं। शेडिंग के लिए जो हम हमेशा रूल देखते हैं ड्राइंग का कि एक साइड से लाइट डालेंगे। जिस तरह अगर इस एरिया से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एरिया लाइट है, इस साइड वाला एरिया सारा डार्क हो जाएगा। अगर हम इसका देखें तो ये लाइट यहाँ पे आएगी, ये एरिया डार्क हो जाएगा। इसके लिए हम 3B की पेंसिल लेके मैं निशान लगा देती हूँ कि कहाँ कहाँ से डार्क होगा। जिस तरह ये एरिया डार्क हो जाएगा क्योंकि इधर लाइट आ रही है। फिर हम देखें तो इसके अंदर वाली साइड पे लाइट पड़ेगी, ये बाहर वाले दोनों एरियाज डार्क ही होंगे। इधर इसके यहाँ पे लाइट पड़ेगी, ये एरिया डार्क हो जाएगा। यहाँ पे लाइट आ रही है, ये एरिया डार्क है। तो डार्कर से लाइटर की तरफ शेडिंग जाती है, तो हम उसको शुरू कर देते हैं। उसके लिए 5B की पेंसिल लेंगे, ये 5B की पेंसिल है, इससे हम इसकी शेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब ये मैंने निशान लगाया था कि ये एरिया डार्क होगा, तो इस सारे को डार्क कर देते हैं। अभी हम सिर्फ बेस कलर दे रहे हैं, जो शेडो वगैरह इसका पड़ेगा वो एक दफ़ा बेस कलर दे दें, उसके बाद करेंगे। जिस तरह ये सीट है तो इसके नीचे शेडो आना है। फिर इधर से लाइट थी तो ये वाला एरिया डार्क है और इधर से ये वाला एरिया डार्क होगा। अब अगर हम ये देखें कि इधर से लाइट आ रही थी तो ये वाला एरिया डार्क होगा कि लेकिन लाइट पड़ रही है तो ये आगे जाके लाइट है, तो इसका मतलब है कि इसकी शेडिंग डार्कर से लाइटर की तरफ जाएगी। अब ये मैंने डार्क किया, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं लाइट कर दूँगी। इसी तरह इधर होगा कि डार्कर से लाइटर जाएगी। ये डार्क हो गया, अब इसको लाइट कर देते हैं। अब ये लाइट, इसके ऊपर डायरेक्ट लाइट आ रही है, ये लाइट होंगे। ये साइड इधर लाइट नहीं आ रही तो ये सबसे डार्कर टोन होगी। इसके अंदर से ये लाइन ही नहीं रेस की थी, इसको नीट कर लेते हैं। और जिस तरह ये है इसी तरह से ये कि पीछे से लाइट आ रही है तो इसका मतलब है कि ये वाला एरिया डार्क है, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। अगर आगे से पड़ती तो ये एरिया लाइट होता, लेकिन ये पीछे से है तो ये डार्क हो गया। अब ऊपर लाइट आ रही है, यहाँ पे नहीं लाइट आ रही, तो इसको भी हम डार्क कर देंगे। इसकी मैंने इससे थोड़ी कम लाइटर टोन रखी है, ये डार्क है इससे लाइट रखा है, ताकि ऑब्जेक्ट के कलर्स में भी थोड़ा सा फ़र्क नज़र आए। कि जिस तरह से ये लकड़ी जो है, कि अगर लकड़ी का स्टूल है तो ये लकड़ी डार्क कलर की थी, लेकिन जो ऊपर उसकी सीट है वो लाइट कलर की है। तो उसको शो करने के लिए इसका कलर डार्क ही है, इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर दिया। एक ही पेंसिल से बहुत सारे शेड निकल सकते हैं। जिस तरह ये मैंने 5B से ही ये डार्क किया है, 5B से ही मैं इसको लाइट भी कर रही हूँ।
और ये वाला एरिया भी सबसे लाइटर टोन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्ट लाइट आ रही है। अब इसकी सीट के ऊपर भी डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, तो इसको भी लाइटर टोन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन का, इस टांग का हिसाब रखते हुए हम बैकग्राउंड की लाइन लगा देते हैं और ये ऐसे लग जाएगी क्योंकि इस का अगर हम हिसाब रखेंगे तो इससे पता लगेगा कि कितनी दूर दीवार है। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी तो इसका मतलब है कि दीवार के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, जो कि सही नहीं है क्योंकि इसकी सीट गोल है और ये थोड़ी बाहर को है। अगर मैं इसकी ये लाइन यहाँ पे लगाऊंगी तो इसका ये मतलब है कि वो ठीक जगह नहीं पड़ा हुआ क्योंकि वो दीवार के साथ पे चिपका हुआ है। तो हमें थोड़ा सा गैप दिखाने के लिए जितना मैं इसकी लाइन को ऊपर करती जाऊंगी उतना गैप हमें पता लगता है कि चीज़ कितनी दूर पड़ी हुई है। अब स्टिल लाइफ में कोई भी चीज़ बनाए, कोई बॉटल वगैरह भी रख के बनाए, तो हमने इस लाइन को जितना ऊपर करते जाएंगे उससे पता लगता है कि दीवार कितनी दूर है। अब इसका स्टूल का शेडो बना लेते हैं। अगर लाइट यहाँ से पड़ी है तो इसका मतलब है इसका शेडो यहाँ पे जाएगा। शेडो के लिए HB की पेंसिल, बस ज़रा सा इफेक्ट दे देते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा सीट का आ जाएगा। ये जो लाइंस हैं इनका भी शेडो पड़ेगा, तो ये यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा। तो नाजरीन, हमारी आज की स्केचिंग तैयार है। जिस तरह मैंने ये सारी शेप्स वगैरह आपको इस चीज़ के ऊपर बना के दिखाई हैं कि ये पिरामिड की शेप थी। एक हमने पहले रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने ड्राइंग बनाई है, उसके बाद पिरामिड शेप से बनाया। इस तरह आप शेप की प्रैक्टिस करें क्योंकि जब आपको शेप्स बनाना आ जाएंगी तो शेप से आप आगे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मतलब अगर आपने बॉटल भी बनानी है तो उसके लिए भी आपको रेक्टेंगल शेप चाहिए। पहले आप शेप ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ऊपर बॉटल बनाएंगे। जिस तरह इसके लिए ये रेक्टेंगल में भी बन सकता था, पिरामिड में भी बन सकता था। इस तरह से डिफरेंट खुद एक्सप्लोर करें कि किस चीज़ को हम किस शेप के अंदर बना सकते हैं। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नई स्केचिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।